प्रिय दर्शकगण, मैं डॉक्टर इस्तेमाल खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम सूरत। आज आपको बैक पेन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बैक पेन, पहले पेन के पेशेंट जो आते थे वो मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स आते थे, और अभी अपनी मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत सारे पेशेंट यंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई है। इसका मोस्टली कारण है कि आप जो आईटी प्रोफेशनल से बहुत लॉन्ग आवर सिटिंग करते हैं और वो इसमें बीच में इंटरवल गैप नहीं लेते हैं, या फिर आपकी लाइफ सीडेंटरी लाइफ हो गई जिससे ओबेसिटी हो गई है, जिसके कारण भी बैक की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हो गई है। या रॉन्ग यूज ऑफ लैपटॉप या मोबाइल, उसके कारण भी बैक एक यंग पर्सन में भी देखने ज़्यादा मिल रहे हैं। अब बैक पेन होता क्यों है, और बैक के बारे में मैं आपको बैक की एनाटॉमी समझाता हूँ। बैक अपनी रीढ़ की जो हड्डी होती है जिसको स्पाइन बोलते हैं, वो एक हड्डी की एक लकड़ी की तरह नहीं है। वो जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन है वो हमारी इस तरह की कर्व की वाली होती है, और अपनी जो रीढ़ की हड्डी बनी होती है वो बहुत सारी 33 वर्टिबल बॉडी से बनती है। ये वर्टिबल बॉडी है ना, जैसे गर्दन की होती है, सर्वाइकल स्पाइन के साथ होती है, इस तरह डॉर्सल स्पाइन होता है, लंबर स्पाइन, सैक्रल और कॉक्सिस की इस तरह की मिलाकर अपनी रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी दे, इसलिए रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है जिसको जनरल भाषा में गादी कह सकते हैं। ये जो दिख रही है, ये जो डिस्क है, ये डिस्क फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इसके दो पार्ट होते हैं। डिस्क के जो बाहर का पार्ट होता है उसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। और बहुत सारी इसके इसके प्रॉब्लम होने के कारण बहुत बड़ी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जो कि पेशेंट को बैक और साइटिका के जरिए प्रेजेंट करता है। उसके मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। अब आता है कि इसके साथ में बोन्स और डिस्क के अलावा इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो फेसिड जॉइंट्स होते हैं, जो कि सपोर्ट के लिए एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और उसको सपोर्ट देने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, और एंटीरियर पोस्टीरियर से लिगामेंट्स होते हैं जो कि स्पाइन को सपोर्ट देते हैं। और मसल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सब मसल्स होती है, जो कोर मसल होती है वो अपने को इरेक्ट पोस्चर रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बैक की प्रॉब्लम होती क्यों है, तो बैक की प्रॉब्लम होने के कारण या तो मैकेनिकल कॉज होगा, जो कि 97% कॉज मैकेनिकली होता है, या रेफर्ड पेन होगा, या सिस्टमिक कॉज है। रेफर्ड जो मैकेनिकल कॉज है, मैकेनिकल में बहुत जो कॉमन है वो होता है या तो अपन जैसे मसल का स्ट्रेन हो गया है, या लिगामेंट है जो वो स्ट्रेन हो गई जिसको स्प्रेन बोलते हैं, तो वो कारण हो सकता है। या आपका डिस्क में डिजेनरेशन होगा, डिहाइड्रेशन का डिजेनरेशन हो गया, या फेसिड जॉइंट के अंदर आपका डिजेनरेशन के चेंजेस आ गए, या पीआईवीडी प्रोलप्स इंटरवर्टेबल डिस्क, जिसके अंदर क्या डिस्क होती है वो जो एनुलर फाइब्रस बार बार रिपीटेड स्ट्रेस का ब्रेक होता है, उसके कारण जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वो डिस्क का पार्ट पीछे निकल के आके आपकी जो स्पाइनल कैनाल है, जो कि ये स्पाइनल कैनाल कहलाती है, जिसके अंदर अपने ब्रेन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जाके अपने शरीर को मोटर और सेंसरी सेंसेशन देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड कैनाल के अंदर वो डिस्क चली जाती है, और जिस लेवल पर वो डिस्क जिस नस को कंप्रेस करके उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। मोस्टली जैसे गर्दन के वहाँ C6-7 के यहाँ कॉमनली होता है, या लंबर के यहाँ L4 L5 या L5S1 वो कॉमनली सिम्टम्स देते हैं। और इस तरह के पेशेंट जब पाँव में भी दर्द जाता है, रेडिएटिंग पेन होता है, तो ऐसे पेशेंट को जो साइटिका करके का कॉमन टर्म यूज होता है। साइटिका मतलब एक साइटिक नर्व होती है जो लार्जेस्ट बिग नर्व होती है अपने शरीर में, वो कमर से स्टार्ट होकर पाँव तक सप्लाई करती है। अगर वो नस कहीं से कंप्रेस होगी तो पेशेंट को साइटिका नर्व के कारण उस रूट में पेन होगा। बीमारी यहाँ पर बहुत से पेशेंट आते हैं कि मुझे काफ में या पाँव में कमजोरी है, ऐसा है, पर उसको क्लिनिकली एग्जामिन से मालूम पड़ता है कि डिस्क के कारण है, तो वहाँ से साइटिक नर्व की प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो इसकी एनाटॉमी समझना है। और मैकेनिकल कॉज में आपका जो होता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि ये वर्टिबल बॉडी है, एक वर्टिबल बॉडी खिसक के दूसरे को आगे ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। दूसरा है बर्थ के या उसके में यंग जनरेशन में स्कोलियोसिस में देखते हैं कि बेंडिंग हो गई आपकी वर्टिबल बॉडी की। और कॉमन कॉज भी है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर में या एक्यूट ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, या आप कहीं से गिर गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। और अगर ज़्यादा फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी तो साथ में आपको स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करती है, तो उसके हिसाब से आपको पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बहुत खराब तरह से समझा जा सकती है, एक पूरा लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, डिसेबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा कंप्रेशन ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस मतलब एल्डरली पेशेंट्स में रीढ़ की हड्डी में अगर कैल्शियम की कमी के कारण रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं जिस तरह की विधवा की कुबड़ बोलते हैं, डॉजर्स हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी रीढ़ की हड्डी ऐसे फ्रैक्चर हो जाती है और पेशेंट पूरा बैंड हो जाता है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होने के कारण ऐसा होता है। फिर होता है कि आपका कोई सैक्रलाइटिस हो तो उसके कारण भी बैक की प्रॉब्लम हो सकता है। या स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी के अंदर डिजेनरेशन के कारण वहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो दबने लगेगी और उसके तरह भी प्रेजेंट कर सकता है।
दूसरा होता है रेफर्ड कॉज। रेफर्ड में जैसे एरोटिक एन्युरिज्म है, मतलब पेट के अंदर की स्ट्रक्चर के कारण भी बैक्टीरिया के प्रेजेंट कर सकते हैं, या किडनी की प्रॉब्लम है, पथरी का दर्द भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि बैक्टीरिया के करते प्रेजेंट आते हैं, या एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, तो उस तरह के एब्डोमिनल लेडीज में है तो उसमें एंडोमेट्रोसिस है, या बहुत सारी ओवरियन बीमारी है, उसमें भी बैक करके प्रेजेंट करते हैं, और रेफर्ड वेन होते हैं उसको आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लिनिकली आपको करना होता है। और दूसरा है कि आपका सिस्टमिक में क्या होता है कि कोई इन्फ्लेमेशन हो, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जेनेटिकली HLA-B27 एसोसिएट होता है, उसके कारण क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो बम्बू स्पाइन बन जाती है, पूरी टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है पूरी, और पेशेंट एकदम बेंड होकर चलना शुरू हो जाता है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर मेल में ज़्यादा होती है, और इसके अंदर आपको जैसे स्त्री ऑटोइम्यून डिजीज होती है, दूसरी सोराइटिक है, उसमें भी बैक्टीरिया के तरह प्रेजेंस होते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपका कोई भी इन्फेक्शन, जिसका डिस्क में इन्फेक्शन हो गया, या ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन में कॉमन प्रॉब्लम थी पहले, अभी कम पेशेंट हो गए, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में जो पॉट्स स्पाइन बोलते हैं उसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में वहाँ ब्लड पस जमा होने के कारण रीढ़ की हड्डी नस को दबाने लग जाती है, उसके कारण पैराप्लेजिया मतलब पाँव में लकवा हो जाता है, पेशेंट खड़ा होकर चल भी नहीं सकता है। तो पॉट स्पैन भी एक बैक्टीरिया का कारण हो सकता है। और कोई एप्सिस ओपस इकट्ठा हो, वो भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपको बैक्टीरिया कर सकता है। उसके अलावा मेलिग्नेंसी, कहीं कोई भी अगर कैंसर है और वो स्प्रेड हुआ, मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस के कारण वो कैंसर आपकी रीढ़ की हड्डी की किसी भी बॉडी में जाएगा, उसको आपको उसका डैमेज करेगा। और जैसे कॉमन कैंसर है, जैसे थायराइड का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ये अपने रीढ़ की हड्डी में जल्दी फैल जाते हैं। और कहीं का भी कैंसर रीढ़ की हड्डी में स्पाइन में आ सकता है, तो वो भी आपको रूल आउट करना है। अब होता है कि अब जो मैकेनिकल कॉज है वही कॉमन कारण मैंने बताया है, तो इसलिए आपको मैंने मानता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इस केस में बोलता हूँ बैक के केस में कि प्रिवेंशन इज ओनली क्योर। आप प्रिवेंट करके आपको इसको क्योर ही कर सकते हो, तो आपको प्रिवेंशन का इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन कैसे करें, तो बैक के लिए आपको है ना, एक तो आपको आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि कैसे आपको बैठना चाहिए, कैसे आपको लेटना चाहिए, और क्या आपको डाइट और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको आप ध्यान से प्रॉपर करके आप बैक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो कैसे बैठना है, बैठने में क्यों आजकल के IT प्रोफेशनल जो कि यंग लोग हैं वो काफ़ी घंटों घंटों तक अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो काम करने में बैठना कैसा है वो आपको आना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रॉपर बैठना आना चाहिए। बैठने के स्पाइन को अपने लिए इसलिए बनाए कि इरेक्ट में रहे, तो आपको सीधे स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, आपको स्लाउंच होकर नहीं बैठना है एकदम ऐसे। तो आपको इसलिए सीधे बैठना है, तो आपका जो चेयर है उसमें आप बैठेंगे तो स्ट्रेट रहेंगे। और अगर आपको गैप रहता है बैक आपकी पेल्विस के वहाँ पर और बैक चेयर की बैक बीच में, तो आप वहाँ पर एक कहते हैं पिल्लो रख दीजिए, या बैक सपोर्ट उठा लीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेट बैठ पाओ। दूसरा है कि आपको जब आप बैठते हैं तो आपका हीप 90 डिग्री पर रहती है, और नी भी जब आप चेयर पे बैठे हैं तो ना तो हाइपर एक्सटेंड होना चाहिए और ना फ्लेक्स होना चाहिए। तो नी की जो पोजीशन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, और आपका जो चेयर का सपोर्ट है वो आपको बैक ऑफ नी को सपोर्ट कर रहा है, इतना तक सपोर्ट मिलना चाहिए। और आपका जो जब फुट जमीन पे रहना चाहिए, अगर आपको जमीन पे नहीं रहता तो आपको फुट रेस्ट लगाइए, और जब आप फुट जब जमीन पे रहेगा तब आपका एंकल और फुट के बीच में वो भी 90 डिग्री का लेवल होना चाहिए, तो आपका सही पोजीशन में आपको बैक पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब आप चेयर की हाइट कितनी होती है, चेयर की हाइट डिपेंड, आपका डिस्क है ना, डेस्क में जब बैठ रहे हैं तब आपका जो एल्बो है वो 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब आपका सही जगह पे हाइट है। और आपका जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड है ना जब यूज कर रहे हैं तो आपका वो जो फोरम है वो भी एल्बो के साथ 90 डिग्री बन रहा है। और जो अब जब लंबे टाइम आपको कीबोर्ड यूज करना है या माउस यूज करना है, तो आपको ध्यान रखना बहुत सारे लॉन्ग रोड सिटिंग वाले जो IT वाले जो बच्चे होते हैं उनको है ना वो कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर एक मीडियन नर्व होती है जो कि अपनी फिंगर्स को सेंसन के मोटर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो नर्व्स जब आप लॉन्ग आवर तक इस तरह बैठ के काम करते हैं तो वो कंप्रेस होती है। तो आपको इस प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टॉवेल रोल करके आप जब कीबोर्ड यूज कर रहे हैं या माउस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आए, आप यहाँ पे रिस्ट के यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह आपकी जो आई का लेवल है वो आपके लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप जब स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसका लैपटॉप का लेवल आपके आई के उसका टॉप ऑफ द लैपटॉप और आपका आई का लेवल सेम लेवल पे होना चाहिए। अगर वो नीचे है तो आप लैपटॉप के नीचे आप बुक्स या कोई ऐसा सपोर्ट रख दीजिए जिसकी हाइट बराबर हो जाए। दूसरा, आप जब लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप जब लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप फ्रंट सामने से देखें, ऐसा नहीं बैंड करके ऐसा रोटेट करके आपको देखना नहीं पड़े लंबे टाइम, नहीं तो वो भी स्ट्रेस पड़ेगा। और आपको अगर दो स्क्रीन साथ में यूज करनी है तो दोनों स्क्रीन को पास में ले आइए जिससे आपको रोटेशन नहीं करना पड़े। और आपको दो स्क्रीन अलग अलग देखनी है तो आपको या तो
कुर्सी को रोटेट करके उसके उस समय उस साइड में देखिए, जिससे लंबे टाइम तक आपको स्ट्रेस नहीं लेना पड़े नेक पे। इसी तरह आपको जब कोई मोबाइल आ गया, आप बीच में काम कर रहे हो और लैपटॉप पे मोबाइल आ गया, तो आपको उठाते समय लेफ्ट हैंड से उठाइए और आपको ऐसे सीधे रख के बात करिए, ठीक है। इस तरह नहीं कि ऐसा रख के आप घंटे भर बात कर रहे हो, तो वो गलत पोजीशन है। तो आपको मोबाइल यूज करने में, और आजकल मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो आप ऐसा नीचे लेग पे रख के और नीचे झुक कर देख रहे हैं। जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं तो काफी लंबे टाइम ऐसे देखते हैं, तो उससे भी नेक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको लेवल लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ज्यादा देर नीचे बेंड करके नेक को नहीं रखना है आपको। इसी तरह आपको जब लेटना है उसके भी चीज़ें सीटिंग हो रहा है, सीटिंग में ये भी जानना है कि आपको 30 मिनट्स का रूल्स यूज करना है। 30 मिनट्स का रूल्स का मतलब क्या है कि आधा घंटा आपने किया, फिर 30 सेकंड का आपको किसी तरह ब्रेक लेना है। किस तरह ब्रेक लो, या तो आप खड़े हो जाइए उसी जगह पे, या फिर आप खड़े होने के बाद आप अपने बैक को एक्सटेंड कर दीजिए, और आप चाहे तो पानी पीने या किसी के बहाने से आप एक ऑफिस में राउंड लगा के आ जाइए। या आपको लंबा ही काम करना है तो फिर अलार्म लगा के घंटे भर के बाद तो आपको रेस्ट लेना ही है। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे आप एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको बीच में रेस्ट देना है जिससे बैक पे स्ट्रेस नहीं बढ़े। तो ये आपको ऑफिस में काम करते समय आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरी पोजीशन आती है कि आपको सोना कैसे चाहिए। सोने में हम अपने जीवन का काफ़ी टाइम निकालते हैं, और मैं खुद भी कहता हूँ कि स्लीप इज जरूरी है और अपनी हीलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर स्लीप प्रॉपर हो, इसलिए आपको प्रॉपर पोजिशन में सोना जरूरी होता है। तो अब वैसे मोस्टली अपन सोचते हैं सीधे सोना चाहिए, सुपाइन पोजिशन, जिसमें सुपाइन पोजिशन सोना अच्छी बात है, लेकिन सुपाइन पोजिशन में आप रात को पूरे 8-9 घंटे सुपाइन में, इसलिए आपको पोजिशन चेंज करनी पड़ती है। तो सुपाइन पोजिशन में अगर आपको सोना है तो सुपाइन पोजिशन में आपको जो सो रहे हैं उसमें आपको नी एक तो पिल्लो छोटा लगाना है। जब भी सो रहे तो बड़ा पिल्लो नहीं लगाना जिससे कि आपको गर्दन को बेंड करना पड़े। दूसरा, अगर जैसे डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। डिस्क के अंदर जो L4 L5 ये कॉमन प्रॉब्लम आती है, L5 S1 यहाँ से गादी जब खिसकती है, न्यूक्लियर प्रॉब्लम बाद में आता है, और वो डिस्क जब नस को दबाती है वो पूरे पाँव में DT में साइटिका प्रेजेंट करता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर पेन है तो अगर वो सोना चाहता है तो अपने घुटनों के नीचे 2 तकिए रख दीजिए। नी फ्लेक्स करेंगे तो बैक पे स्ट्रेस कम होगा और डिस्क की प्रॉब्लम भी, और पेशेंट को थोड़ा लेटने में आराम जल्दी मिलेगा। तो आपको सुपाइन में सो रहे हैं तो आप घुटनों के नीचे तकिया रख के सोइए, तो बैक के पेशेंट को इसमें रिलीफ जल्दी मिल जाती है। और मैंने कहा डिस्क में भी 4 पोजीशन होती है, बल्ज, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रम। किस तरह की स्टेज में वो हमारे से डायग्नोस करते हैं, बताते हैं। और अगर उसमें जिस स्टेज में होती है उसके हिसाब, अगर एक्सट्रूजन है तो सर्जिकल की भी जरूरत पड़ सकती है, और आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गया है ऑपरेशन के, डिस्क के भी, और अच्छे रिजल्ट है स्पाइन के सर्जरी के भी। दूसरा है कि आपने जो लेट रहे हैं, आइडियल पोजीशन में मानता हूँ लेटरल में सोना बहुत अच्छा है। लेटरल में आप लेफ्ट लेटरल भी सो सकते हैं, राइट लेटरल भी सो सकते हैं। लेफ्ट लेटरल वैसे मैं बेटर मानता हूँ सोने के लिए, और लेफ्ट लेटरल में सोने में क्या होता है, पर इसमें दूसरा 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आप जब लेफ्ट लेटरल में सो रहे हैं तो नॉर्मली मैंने बोला तकिया छोटा लगाना चाहिए, और जब लेटरल में सो रहे हैं तो आपको तकिया आपका शोल्डर ब्रीथ तक लेना है, इतना बड़ा तकिया लेना है जिससे कि आपको गर्दन को ऐसे बेंड नहीं होना पड़े। तो एक तो तकिया बड़ा रहेगा जब लेटरल में सोएंगे। दूसरा कि जब लेटरल में सोते हैं तो एक पाँव जो है थाई है वो आपके नीचे सेक करेगी, तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों नी के बीच में एक तकिया रख लीजिए, और जिससे कि आपका थाई पैरेलल रहेगी। तो और आपको थोड़ा रिफ्लेक्स कर दीजिए, तो ऐसे बेंड पोजीशन में, जो फीटल पोजीशन जैसे बोलते हैं वैसे पोजीशन में आपको बैक पे आराम मिलेगा, और लेटरल पोजीशन में बहुत आइडियल है। और लेफ्ट लेटर ज़्यादा बेटर क्यों है, एक तो क्या है, लेफ्ट लेटर में जब आप सोते हो तो आपके स्टोमक में जो एसिड है तो वो रिफ्लेक्स वेजाइटिस जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। एसिड बर्न जो प्रॉब्लम होता है, हार्ट बर्न, एसिड बर्न बोलते हैं, वो नहीं होगा। दूसरा, आपका स्प्लीन है वो भी रिलैक्स रहेगी, जिससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करेगा और आपको इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। पर कार्डिक पेशेंट होते हैं उसमें हम बोलते जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें राइट लेटर में भी आप सोए तो भी आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, पर प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल सोना, उसको मैं गलत मानता हूँ, उसको एडवाइज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पोजीशन में आपको बैक पे भी स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है और डिस्क पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उल्टा लेट के सोना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और लेटरल सोना ही अच्छा है। इवन प्रेगनेंसी में बोलते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है अगर लेफ्ट लेटरल में सोती है तो वो बच्चे के और ब्लड सर्कुलेशन और सबके लिए अच्छी बात है। अब आता है कि आपको डाइट भी ध्यान रखिए। डाइट में ऐसा है कि जो मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो एल्डरली पेशेंट में होती है, और उसमें मोस्टली कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स में फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आपको डाइट में कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, बट शुरू से आप कैल्शियम रिच डाइट लो जिससे आपके बोन्स मजबूत रहे, और वो आपको लंबे टाइम तक आपको बोन्स को मजबूत रखेंगे, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद वापस ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। उस समय तक अच्छा कैल्शियम लीजिए, और बाद में भी यंग एल्डरली में भी कैल्शियम रिच डाइट। इवन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम बोलते हैं
कि कैल्शियम आप लेना ही है रेगुलर, और सनलाइट है, विटामिन डी3 लीजिए, और जरूरत पड़े तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट भी दूसरे जो हार्मोन्स है उस तरह के मेडिसिन है, जो अपने कैल्शियम स्प्रे भी आते हैं, वो मेडिसिन में आते हैं, वो भी आप एडिशनल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक्सरसाइज आपको वैसे भी मसल्स को मजबूत रखना है। मसल्स है ना स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मसल मजबूत रहेगी तो आप बैक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मसल के लिए आप है ना, आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलर करिए, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो आपको पसंद है वो तो कर दिए, वो हार्ट को भी व्यवस्थित करिए। और मसल बिल्ड के लिए आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोर मसल को मजबूत करिए, जिससे आपको बैक पे जो बैक की प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। और कोर मसल के लिए जो आपको पसंद है वो सबसे एक्सरसाइज आप गाइडेंस में करिए। और डाइट के लिए, खाने में मसल्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रोटीन थोड़ा डाइट में ज़्यादा करिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपका मसल्स की हीलिंग फास्ट होगी और रिकवरी भी, और मसल्स बिल्डिंग भी अच्छी होगी। और मोबाइल का जो मैंने बोला कि तो यूज करते हुए आपको कम से कम यूज रखिए, और लैप में नीचे देख के मोबाइल को ज़्यादा यूज नहीं करिए। और डाइट और एक्सरसाइज और प्रॉपर पोस्चर, इससे आप अपना बैक को बचा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।